जय हिंद मेरे दोस्तों। कल के क्लास में कुछ और क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो मैं आज लेकर आया हूँ वही नागरिक शास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जिससे कुछ क्वेश्चन रह गया था वो मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि भाषा नीति क्या है। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ भाषा नीति और डैश देके उसका आंसर लिख दिया हूँ। आप लोग लिखेंगे क्या, आप लोग का क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाषा नीति से आप क्या समझते हैं, भाषा नीति क्या है ना। तो देखिए भाषा नीति, भारत वास्तव में विविधपूर्ण देश है। विविधपूर्ण कहने का मतलब क्या हुआ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी चीज परिपूर्ण है, यानी वो जगह है जहाँ पर सभी चीज पाया जाता है, जहाँ पर लगभग 114 भाषाएं बोली जाती है। ये सभी भाषाएं में आदर होनी चाहिए, यानी ये सभी भाषा के प्रति आदर होना चाहिए, यानी ऐसा भाषा हो जिससे कि एक बोले तो दूसरे को अच्छा लगे सुनने में, उसी को बोलते आदर होना चाहिए। यह हमें विकसित होने में मदद करता है। अधिकतर बार क्या होता है कि भाषाएं हमें विकास करने में, विकसित करने में, वृद्धि करने में हमें क्या रखता है, मदद करता है। भारतीय संविधान में प्रमुख भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत का जो संविधान है उसमें जो मेन भाषा है, प्रमुख भाषा है, उसको शामिल किया गया। जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, बांग्ला हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु आदि ये सभी भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। यही भाषा नीति है। यही भाषा नीति का मतलब क्या होगा, नियम, यानी भाषा का यही नियम है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नारी सशक्तिकरण। आप लोग क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगा कि नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, या नारी सशक्तिकरण क्या है, इसके बारे में आप लोग लिखे। तो देखिए नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य यह है कि नारी को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में बराबर हिस्सा का भागीदार बनाया जाए। अन्य नारी सशक्तिकरण का अर्थ यह होगा कि सभी क्षेत्रों में, ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को भागीदार निभाने के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन नारी सशक्तिकरण के नियम के द्वारा सभी क्षेत्रों में उसे भागीदार बनाया जाए, उसे बराबर का हिस्सा दिया जाए, ताकि वो अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा सके। यही नारी सशक्तिकरण का नियम है। देखिए वर्तमान में नारी सशक्तिकरण को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हुआ है, यानी सभी जगह पर नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। भारत सरकार ने 2000 ईस्वी में नारी सशक्तिकरण की एक नई नीति की घोषणा किया। भारत का जो सरकार है वो 2000 ईस्वी में एक नया नियम महिलाओं के लिए बनाया है, जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। देखिए पंचायत व नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। देखिए पहले पंचायत या नगर पालिकाओं में क्या होता था कि जो चुनाव होता था उसमें सिर्फ पुरुष लोग ही भागीदार निभाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि महिला का सीट होगा, महिला खड़ी होगी उम्मीदवार के रूप में और महिला ही जीतेगी, जो भी बनेगी महिला बनेगी, है ना। तो आपका मुखिया क्या होता है, महिला होती है। तो वही क्या है, नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक होता है, यानी विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाता है। विविधता मतलब क्या होगा कि एक सीमा, देखिए इसका आंसर क्या है, एक सीमा में रहने वाला विविधता राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। जब वह एक सीमा के अंतर्गत है तो वह क्या होता है, हमारे लिए उपयोगी होता है। जैसे ही वो सीमा को क्रॉस कर जाता है, यानी उल्लंघन करता है, वो नियम को उल्लंघन कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, विविधता देश के लिए हमारे घातक बन जाता है। ऐसी स्थिति में विविधता राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। देखिए श्वेत और अश्वेत का संघर्ष, हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगा फसाद, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच संघर्ष इसके उदाहरण है। यानी विविधता राष्ट्र के लिए घातक कब बनता है, तो ये आप लोग जान चुके होंगे। जैसे देखिए कि कोई भी विविधता का मतलब क्या हुआ, अनेकता, यानी जब वह अपने सीमा तक है तो वो ठीक है, अगर वो सीमा को उल्लंघन कर दिया तो विविधता राष्ट्र के लिए घातक बन जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक लिखे। यानी गरीबी रेखा कहाँ से, उसका नियम है, कहाँ तक उसकी सीमा है, उसके बारे में लिखना है ना। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 327 रुपया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह अधिक आय
455 रुपया से कम है। यानी अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए यानी गांव के लिए अगर कोई व्यक्ति 327 रुपया कमाता है और फिर शहर के व्यक्ति अगर 455 रुपया कमाता है तो वह व्यक्ति या परिवार गरीबी रेखा के नीचे का है। अरे समझे। देखिए अगला क्वेश्चन है गृह युद्ध। देखिए मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप लोग इसे लॉन्ग कर लेंगे कि गृह युद्ध क्वेश्चन ऐसे आएगा। गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं ना। तो देखिए जब एक ही देश में रहने वाले विभिन्न गुटों में आपसी संघर्ष और मारकाट शुरू हो जाता है तो उसे गृह युद्ध का नाम दिया जाता है। जैसे श्रीलंका में तमिलों और सिंहली समुदाय का युद्ध हुआ। देखिए गृह युद्ध से आप क्या, गृह मतलब घर और युद्ध मतलब लड़ाई, यानी घर की लड़ाई को ही गृह युद्ध कहते हैं। यानी जब एक देश में रहने वाले लोग अपने आप में मार काट करने लगते हैं, युद्ध करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं तो उसी को कहते हैं गृह युद्ध। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नस्ल के आधार पर भेदभाव का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है। नस्ल देखिए रंग भेद का नीति पढ़े थे, यानी रंग के आधार पर, यानी उसी के जैसा है नस्ल के आधार पर, ये भी रंग के आधार पर मानिए तो इसे भी कह सकते हैं। देखिए नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव का सटीक उदाहरण मेक्सिको ओलंपिक 1968 में पदक समारोह में देखा गया था। ठीक है, यानी यह नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया गया था वो 1968 ईस्वी में पदक समारोह में देखा गया था कि रंग के आधार पर भेदभाव हुआ था। चलिए मेरे दोस्तों आज तक क्लास में इतना ही रहने देता हूँ, फिर मैं एक चैप्टर का पूरा वीवीआई क्वेश्चन जो था वो मैंने पूरा बता दिया आप लोग को और आई होप आप लोग को समझ गए होंगे। तो चलिए आज मैं यहीं पे क्लास एंड करता हूँ और अगले क्लास में मैं अगला चैप्टर का भी वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए और जल्द से जल्द आगे बढ़िए और आप लोग एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। तो जय हिंद जय भारत।